क्या बढ़िया, मैं बताया ना, डाउट बताया। आवाज आ रही है ऑनलाइन? ऑनलाइन आवाज आ रही है? स्टूडेंट प्रेजेंट ऑनलाइन, आई एम टॉकिंग टू यू। आवाज आ रही है? यस सर। व्हाट्स योर नेम बेटा? आपका नाम? कृष्णा। आपसे बात हुई थी मेरी कब? ओके, नया चैप्टर। मैंने क्या बताया? किसके टर्न पे चालू हो रहा है? तुम कब आ रहे हो? फिर तुम कहोगे समझ में नहीं आ रहा। वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि सीरियसली नहीं लेना है। ओके सर, चैप्टर्स नेम इज क्वाड्रिलेटरल। मैंने बेटा लिखवाया है लोगों को बहुत कुछ, सब तुम्हें नोट करना है, ठीक है? मैं तुम्हें हल्का सा समझा रहा हूँ, थोड़ा समझो। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का बताया था सर मैंने? क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का होता है? एनर्जी कहाँ है तुम लोगों की? ऑनलाइन? भव्या ऑनलाइन है, अभिषेक ऑनलाइन है, और कामिनी भी लोग ऑनलाइन। बाकी पेपर के चक्कर में पूरा फ्लो बर्बाद हो गया, इतने गायब है क्या बता। पीछे तो बैठ जाते हो मुंह उठा के, आगे आओ, आगे आओ, चलो आगे बैठो, बैठो बन रहा है आगे, आगे आओ भाई साहब, उठो, तुम भी उठो, आगे आओ, इधर बैठो, चाहे इधर बैठो चाहे इधर बैठो, कहीं पे बैठो, बैठो बैठो। एक बेंच पे कम से कम दो तो बैठा करो, पसर के बैठना तो तीन भी बैठ सकते हो। अंदर हो तू भी अंदर पहुंच, एक बेंच पे दो, तुम आ जाओ बेटा आगे, हो जाओ एक बेंच पे दो, हो जाओ कहीं पे भी हो जाओ, ठीक है? अच्छा लग रहा है ना? गुड बेटा। ये मैम एक बार 9th में डाल देना, मैथ जल्दी ज्वाइन करो। तो क्वाड्रिलेटरल्स में मैंने आपको कितने टाइप बताए थे सर? मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछता हूं जिससे आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज चालू कर देंगे, ठीक है? तो सर क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको कितने टाइप बताए थे? कितने टाइप क्वाड्रिलेटरल होते हैं सर? जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। वो क्वाड्रिलेटरल्स बेटा मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, सबको आता है, ठीक है? तुम समझना यहाँ पे, और जो मैंने नोट करने को बोला वो चीज नोट करके नेक्स्ट टाइम पे बेटा तब आना, नहीं तो बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा। मैथ बहुत खतरनाक चीज है, आएगी तो पूरी प्रॉपर आएगी, नहीं आएगी तो कुछ नहीं आएगा। बहुत ध्यान देना पड़ता है, आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो मैं दिलवाऊंगा ध्यान जबरदस्ती, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है? मैथ्स का पेपर किस किसका हो गया 9th में? उसमें मतलब आपके हाफ ईयरली चल रहे हैं ना, हो गया ना प्रेजेंट्स? कंसर्न किसी को लेके के पेपर में पढ़ाया नहीं आया, जो क्या कंसर्न तो नहीं है किसी को? प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? सब बढ़िया आया, मस्त छपा हुआ आया, ठीक। अब एक जे भाई साहब बकवास कर रहे थे, खड़े हो जाओ मुन्ना, खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। कितने दिन बाद आ रहे हो पहले तो ये बताओ? कम से कम 2 हफ्ते से नहीं आया।
हाँ बस परसों आया था, उसके पहले भी 2 हफ्ते का आया था ना। 4 दिन, मेरे लिए तो 2 हफ्ते ही हो गए ना। 3 दिन में 1 वीक में पढ़ाता हूँ, 5 दिन गायब हो गया तू। इसलिए 3 दिन तो क्लास रहती है। MWF भाई साहब हमसे बोल रहे हैं, हमारी मैडम ने कहा आरडी 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 आरडी। मैं आपको क्या बता सकता हूँ, मैं शीट देता हूँ ना, वो आरडी के पिताजी हैं। आपको आरडी शर्मा करना है ना, मैं करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करो, डाउट पूछो, लेकिन उससे पहले मेरी शीट तो कर लो। मेरी शीट आपने देखी चैप्टर 1 की, देखी चैप्टर 2 की? भाई सिलेक्टेड क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, सिलेक्टेड एकदम। आप चैप्टर 1 की शीट कर लो, चैप्टर 2 की शीट कर लो, 3 4 की शीट, 4 शीट आपको मिल चुकी है, कर लो उनको। 5वें में शीट की जरूरत है नहीं, 6वें 7वें में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से मास्टर करने की जरूरत है। एनसीईआरटी आपकी अगर बहुत अच्छी होगी ना, बहुत अच्छी, तो आप तब कुछ एडवांस क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद में मैंने आपको क्या भेजी, डीपीपी भेजी है उसकी। ट्राइंगल्स के 20 क्वेश्चन भेजे थे क्या नहीं? आए थे? करे? आए थे कि नहीं आए थे? आए हैं तो मैं मिस हुए होंगे 100%, देख लेना। ठीक है, नहीं आया तो डलवा देगी। ट्राइंगल के 20 क्वेश्चन, लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन आए थे उसमें डीपीपी में। ट्राइंगल्स के भी आ रहे थे 10-10 क्वेश्चन, एक 20 क्वेश्चन की डेडिकेटेड डीपीपी लाइन्स एंड एंगल्स की, ट्राइंगल्स की अलग बनेगी। आप वो 20 क्वेश्चन कर लेना। तो स्कूल वाले का बिल्कुल भी हैसियत नहीं है कि उससे ऊपर दे दे, क्योंकि उसको खुद को नहीं आता उससे ऊपर। कौन सी मैडम है? मिस्टर फलानी, मिस फलानी, मिस दिखानी, उनको बता देना ये वाली बात। क्या बतानी है? बोल के नहीं बतानी, मुझे नहीं बोल के बता, एक्ट से बताते हैं। क्या बोला उन्होंने? आरडी कर लेना, अच्छे से कर लेना। खुद ने कराई है आरडी? नहीं कराई ना। वो पता है क्यों बोल रही है? क्योंकि नेट पे जितने भी पेपर सर्च कर रही होंगी उसमें अटपटे सवाल मिल रहे होंगे, और पेपर नेट से ही बनाना है, खुद में तो है नहीं इतनी स्किल्स। तो बच्चों को पहली वार्निंग दे दो, आरडी कर लेना, आरडी कर लेना, है आरडी कर लेना। मतलब इतनी सी बुक तुमने करा दी, इतनी सी हम कर लें। मैं गलत कह रहा हूँ सर? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मतलब तुमने पतली वाली, कायदे से होना क्या चाहिए था, मोटी वाली तुम करा देते, एनसीईआरटी हमसे बोल देते, हम कर देते। तुम इतने क्वेश्चन कराती तो इतने हम कर लेते। मैंने तो तुम्हें इतनी बड़ी एनसीईआरटी कराई है, तो इतनी पतली सी शीट दी है, एक चैप्टर की, 5 7 8 10 पेज की, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। और कितने क्वेश्चन तुम्हें करवाए हैं वो तुम जानते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जानता होगा, अगर बड़ा होगा तो थोड़ा सा मैथ्स में। इतना पढ़ के बेटा कंटेंट नहीं मिलता। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ आरडी का पैटर्न क्या है, बैठो। उसका तुम पे गुस्सा नहीं है, वो तो क्या है, टीचर वीचर परेशान करते हैं बच्चों को। अब मैं समझता हूँ बेटा, सब अजीब टीचरों से पढ़ के हम भी आए हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अजीब टीचर्स हर रहते ही, वो एक्चुअली टीचर्स नहीं होते सर, वो क्या है, जबरदस्ती बनाए जाते हैं टीचर्स के। चलो लेडीजों को काम नहीं है ना भाई साहब, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं है, कुछ लेडी टीचर्स पैशनेट होते हैं। मैं टीचर की बात करता हूँ, 2 तरह के होते हैं, पैशनेट और फोर्स्ड। फोर्स मतलब उनकी घर की स्थिति ऐसी हुई कि उनको पढ़ाने में उतरना पड़ा, तो वो क्या कंट्रोलर्स होते हैं बस। बच्चों को कंट्रोल करने के लिए डंडा दिखा के, मार के, पीट के, जब तुम कोई क्वेश्चन कर देते हो तो उसका आंसर तुम्हें डंडे से मिलने लगे, समझ लो कंट्रोल्ड टीचर है, कंट्रोलर है वो कोई पैशनेट टीचर नहीं है। पैशनेट टीचर जो होगा ना, वो आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर करेगा। वो जानता है कि पढ़ाने से बहुत बड़े चेंजेस आते हैं सर। मैंने आपको एक ऑटो वाली कहानी सुनाई थी क्या? नहीं सुनाई। अभी बताता हूँ मैं। AIR 253 रैंक इन IIT। ये कहानी है एक ऑटो वाले के बच्चे की। ऑटो वाले का बच्चा एक मेरे पास आया था आज से 4 साल पहले। वो उसके पापा लेके आए मेरे पास, वो सर मेरे पास पैसा नहीं है सर। वो पैसे लेके भी आए तो कैसे पता है, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत इमोशनल टाइम था मेरे लिए। वो उसने मेरे पे पढ़ा, पढ़ के मेरे पैर छू के बोलता है सर आज से आप मेरे गुरु, मैं आपकी तरफ। मैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मैडम ने, मतलब जो पहले मैडम थी, उन्होंने कॉल किया, 4 साल पहले की बात थी, तब हमारी कोचिंग
ऑफलाइन मोड में ही चलती थी, मतलब बीच में कोविड का वो पीरियड था, उससे पहले की बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है आपको एडमिशन दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो उसको लगता भी था मेरे को थोड़ा सा वो गरीब परिवार का, लेकिन स्कूल था उसका शायद जो मुझे याद नहीं, कोई एमपी बोर्ड का स्कूल था, बट उसमें एनसीईआरटी बुक स्टार्ट हुई थी उसी साल, एनसीईआरटी का ही पैटर्न था, तो हमारे बैच में पढ़ लेता था वो। उसके पिताजी एक दिन आए, तो वो पैसे है ना ऐसे थैली में थे, फटे हुए नोट, छोटे चिल्लर, तो सर जो है मेरे पास वो सब लेके आऊँ, हाथ जोड़ के विनती है मेरे बच्चे को पढ़ा दो, आपके जैसा टीचर उसको नहीं मिला। उन्होंने वो चिल्लर विल्लर देख के, मैंने कहा सर ये बहुत ज्यादा है, इतनी तो मेरी पूरी कोचिंग की पूरी साल की सारे बच्चों की फीस कमा के भी मैं इतने का 5% नहीं कमा सकता जो आपने मेरे सामने रखा है। मैं बहुत बहुत मतलब मेरे रिसेप्शनिस्ट ने तो ये तक कह दिया था, बोले क्या है ये चिल्लर पिल्लर ले आयो, ले जाओ हमारे यहाँ पे ये क्या आप। मैंने बड़ी विनम्रता के साथ वो पैसे उठाए, और वो पैसे मैंने उनको वापस नहीं किए, क्योंकि उनकी उनने देना चाहते थे, वो फ्री में नहीं पढ़ाना चाहते थे बच्चे को। तो मैंने कहा सर ये आपके बच्चे की है ना, जब तक ये कुछ बन नहीं जाता ना तब तक की फीस। मैंने वो फीस अपने पास रख ली, और चिल्लर फटे नोटों से बड़ा बड़ा काम आई हो चिल्लर, पता नहीं खुले पैसे जरूरत पड़ती थी तो हाल कन्याओं को देने, बालक को देने, हाल तुरंत, है ना, अपन पैसे वाले बन गए थे कुछ दिनों के लिए। उसमें टोटल मैंने गिनवाए से कुछ 5,300 कुछ रुपए थे, 5,300, लाइक वो जितने मैक्सिमम कर पाए उतने कर दिए उन्होंने। मैंने कहा सर ये 4 साल की फीस आ गई है, बोले हाँ सर, उन्हें नहीं पता था कि मेरी फीस कितनी है। उनको बाद में पता चला जब बच्चा 10th क्लास में टॉप कर गया, 9th क्लास में निकल गया, उसके बाद में उनको पता चला तो उसकी फीस तो 25,000 एक साल, 25,000। अब वो कोविड पड़ गया बीच में, कोविड पीरियड पड़ा, तो फिर ऑनलाइन पढ़ा, कोई चार्ज नहीं, ऑनलाइन के लिए उसको फोन भी दिलवाया मैंने। अब उसके आगे 11th में और 12th में उसको पढ़ना था। मेरे पार्टनर है चांदल सर, फिजिक्स यूनिवर्स वाले, तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा सर बहुत अच्छा बच्चा है। चांदल सर ने अपने यहाँ पे उसको रखा, सर ने उसको अपने मतलब जो टीचर्स है ना एक दूसरे की हेल्प करते, मैंने कहा जो भी होगा सर, वो उसे नहीं तो किसी और को सही, मैंने कैसे भी करके हम करेंगे व्यवस्था, लेकिन उसको सर बनाना है। और उसने आईआईटी में 253 रैंक मार के, अब क्या हुआ सर, आईआईटी में अगर 253 रैंक मारी तो कोई आईआईटी मिलेगा, आईआईटी मिलेगा तो उसका मिनिमम पैकेज होगा 25 से 50 लाख रुपए साल का। एक ऑटो ऑटो वाले की लाइफ टाइम पूरे साल की सेविंग इतनी नहीं हो, एक साल की सेविंग 1 लाख रुपए नहीं हो पाती होगी, सेविंग की बात कर रहा हूँ, और उसका बच्चा एक साल का। तो ये क्या हुआ सर, वो ऑटो वाला परिवार था ना, वो गरीबी से निकल के मेन स्ट्रीम में आ गया। ये काम सिर्फ एजुकेशन कर सकती है, लोगों को गरीबी से निकालना। सरकार की फ्री कितना भी दे दे उससे नहीं होगा, कितनी भी सुविधाएं दे दे उससे नहीं होगा, एजुकेशन से होगा। आज आपके माँ बाप अगर आपको अच्छा पढ़ने के लिए मेरे पास भेज रहे हैं, या फिर कहीं पे भी भेज रहे हैं, कोई के भी माँ बाप, तो उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि अगर हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल जो हमने देखा है ना वो हमारे बच्चे ना देखें। मान लो स्ट्रगल नहीं भी है तो भी हमने जो अचीव किया है उससे वो ज्यादा अचीव करें। यही होता है सर, जब एक कहते नहीं है सर, आप कहते हो ना लाइफ में आ गए, मोबाइल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, भाई सब लेयर होती है, लेयर। एक आदमी गरीबी रेखा से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में आता है, फिर मिडिल क्लास में आता है, फिर थोड़ी सी अपर क्लास में जाता है, फिर लग्जरी में जाता है। तो कहीं भी किसी भी लेयर में रहे उसको इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। और ये जंप के एक गरीब बच्चे को लग्जरी लेयर में डालना,
ये काम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के सहारे हो सकता है, नहीं तो आप और किसी रास्ते से ये काम नहीं कर सकते लीगल वाले से। लीगल तो फिर अपन चुरा करता हूँ किसी के गले पे, बोले हमको सर कोई पकड़ लो, इनको ही पकड़ लो, यही जाना बताते हैं, इनको ही कर लो। तो ये जो चेंज है ना बेटा, ये कौन ला सकता है? सिर्फ एजुकेशन ला सकता है। और तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे, मेरे को क्या चाहिए सर, मेरे को और कुछ चाहिए? तुम अच्छे से पढ़ जाओ, तुम अच्छे बन जाओगे, बढ़िया, कल आओ, कल तुम कलेक्टर भी होगे, हम तुम्हें कहीं मिलेंगे, तुम पैर ही छूओगे। समझ में आ रही है बात? तो कलेक्टर ने अपने गुरु के पैर छुए, दौड़े भागे चलेगा। तुमने सुनते हो ऐसी हेडिंग देखी ना तुमने अखबार में? अभी आई थी, कलेक्टर साहब थे, वो मंच पे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा उनके गुरु जी नीचे बैठे हुए, और गुरु जी नीचे बैठे हुए, दौड़ लगे गए वहां पे, पैरों में पैर छुआ, मंच पे कार्यक्रम चल रहा, वहीं बैठ गए जमीन पे। बोले इनके ऊपर नहीं बैठ सकता। फिर वो मंच पर उनके लिए कुर्सी लगवाई गई, तब वो कुर्सी पे बैठाना, तब जाके वो कलेक्टर साहब ऊपर आके बैठे। ये होता है गुरु का सम्मान। जब गुरु का सम्मान होता है, वो करने वाले स्टूडेंट भी होते हैं, करवाने वाले गुरु भी उसी प्रकार के होते हैं, है ना? लेकिन हम सम्मान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसलिए कि तुम पहले कलेक्टर बन जाओ, सम्मान तुम करो चाहे मत करो, पहले तुम कुछ बन जाओ लाइफ में, कुछ अचीव कर दो, तो हमको ये लगेगा कि हमने अचीव कर लिया बेटा। मैं एक स्टूडेंट था, मनु शर्मा, एनडीए में उसका सिलेक्शन हुआ, अभी वो उसमें है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है, लेफ्टिनेंट की तरफ पोस्ट हो चुका है। वो बंदा को मैंने बताया था कि तुझे ये करना है, उसको बताया, वो मेरे सर बास्केटबॉल खेलना है सर मेरे को। मैंने बोला नहीं बेटा तो बास्केटबॉल खेलना ना, हाँ एनडीए में बढ़िया खिलाई जाएगी। वहाँ गया वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में, वहाँ पे आईएमए में खूब बास्केटबॉल खेली उसने, और आज एक ऑफिसर बन के निकल गया। स्पोर्ट्स जितना मिलिट्री सपोर्ट करती है उतना कोई नहीं करता। आप कितने भी ओलंपियन को देख लो, सबके सब मिलिट्री से, जहाँ तक मिलिट्री में कोई ना कोई रैंक होल्डर है, उनको मिलिट्री क्या करती है, टाइम देती है प्रिपरेशन के लिए, तुम जाओ तुम प्रिपेयर करो, सही से तुम्हारे घर में पहुंच रहे हैं, सब कुछ होता है, तो मिलिट्री में ही टाइम मिलता है। वो लड़का एनबीए में जाना चाहता था, उसको मैंने बोला था मैं कलर ब्लाइंड हूँ, नहीं तो मैं आज फाइटर पायलट होता। मेरा पीएबीटी क्वालिफाइड है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, ये लाइफ में एक बार देने को मिलता है, और एक बार में ही क्वालिफाई करना होता है। आप अगर उसमें फेल हो गए तो ऐसा नहीं है कि दोबारा दे लो, लाइफ में एक बंदे को एक बार देने को मिलेगा, अगर वो फेल हो गया तो। बट मेरा पीएबीटी क्वालिफाई होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, कलर ब्लाइंड। मैं मेडिकल आउट हो जाता था हर बार, बहुत सारी एंट्री करी मैंने, एनडीए भी निकाला, सीडीएस, एएफ कैट, टीजीसी एंट्री, दुनिया भर की जितनी एंट्री होती है ना लेफ्टिनेंट पोस्ट सारी निकाली। लेकिन फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मनु को इंस्पायर किया, मनु गया, मनु लेफ्टिनेंट बन गया, तो आज मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मैं लेफ्टिनेंट नहीं बन पाया, तो मेरा स्टूडेंट पहुंच गया वहां, क्योंकि मेडिकल आउट हो जाता था मैं हमेशा। मैं दिमाग में ये नहीं था कि मैं क्या मेडिकल आउट हो रहा था, कौन सोचता है मेडिकल निकाल, चलो ठीक है निकाल दिया हुआ, हाइट वाइट कम होगी, कुछ होगा, ये होगा। बाद में आंखें चेक कराई तब जाकर पता पड़ा। एक ईसीआर टेस्ट होता है, उसमें किताब दिखाते, मेरे को कुछ दिखता ही नहीं था उसमें। मैं बोलता था बार बार एक ही किताब लेके आया, उसमें कुछ नहीं दिखता मेरे को, देखो तो सर कुछ नहीं दिख रहा, हर बार ये। फिर बाद में उन्होंने, जब मैं आई टेस्ट कराने का, उसने भी मुझे वही किताब दिखाई, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, हमेशा नहीं दिखता, उन्हें दिखता। बोले सर आप कलर ब्लाइंड हो, की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे यार इतने सालों से मेहनत कर रहा था मैं, वो भी मेरे भाई ने मुझे बताया कि भाई मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तू भी होगा। वो गया था चंडीगढ़ चंडीगढ़ में ट्रेनिंग एकेडमी में गया, वहां पे जाके वो ट्रेनिंग ले रहा था कि कैसे मतलब क्वालिफाई करेंगे लेफ्टिनेंट के लिए। उसने मेरे को फोन करके बताया भाई तेरे को नहीं दिखता उस किताब में। मैं बोला मेरे को उस किताब में कुछ दिख नहीं रहा। अबे इतने टेस्ट दे दिए, मेरे को नहीं दिखा ऐसा, तुझे कहाँ से दिखेगा? बोले भैया कलर ब्लाइंड हो आप इसलिए नहीं दिखता। मैंने कहा मतलब? फिर मैंने पढ़ा, समझ रहे हो? फिर ठीक है, अब नहीं बन पाए तो क्या होगा, बच्चों को बनाएंगे, बच्चों को कुछ आगे बढ़ाते हैं। और अभी अभी अंकुर जैन के बारे में अपडेट आई है सर, ये फिलहाल नासा में जाने वाले हैं सर,
वैसे इनको ज्यादा पढ़ने का है, नासा से ऑफर है, लेकिन ज्यादा पढ़ने का है तो ये विदेश पढ़ाई करने के लिए जा रहा है बदमाश। मैंने कहा नासा का ऑफर रिजेक्ट करके जा रहा है गधे, वैसा थोड़ा और पढ़ लेते सर। क्या पढ़ना है? मैंने कहा सर बताया था ना आपको सर, वो बम फूटेगा तो उसकी एनर्जी को सोगा, पढ़ ले और पढ़ ले। तो वो कहीं उसका होने वाला बताएगा, भोपाल में है फिलहाल। तो अंकुर है, सब बच्चे कनेक्टेड रहते हैं हमसे, कहीं पे ही भग जाए, सब कनेक्टेड रहते हैं। तो सर आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें आप, ठीक है? मैं आपको क्या बता रहा था, क्या पहुंच गया? बस पढ़ाई का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बेटा, थोड़ा सा हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा पढ़ाई पे विशेष ध्यान सर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटर होते हैं जिनके सारे इंटीरियर एंगल्स हमेशा लेस देन 180 डिग्री रहें। मतलब कि अपन कोई सा भी ट्राइंगल बना रहे हैं, उसमें देखो कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, सारे एंगल देखो 180 से कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। लेकिन कॉनकेव में क्या होगा ना, एक ना एक एंगल। अच्छा, कॉनकेव कॉर्नर पहचानने का तरीका होता है केव, केव स्ट्रक्चर है ना, केव लिखा हुआ है, क्या लिखा है? केव। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। इसमें तो घुसने की रास्ता ही नहीं है, कहीं से घुसने का रास्ता है? इसमें घुस के यहाँ पे आपको बैठा सकते हैं हम, ठीक है? तुम गुफा में बैठ सकती हो यहाँ पे जाके, हाँ बैठ सकती हो। इसलिए ये क्या हो गया? बात समझ में आई? बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हम आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ पर ये जो है, आप इसमें बैठ पा रहे हो कॉनकेव स्ट्रक्चर, तो जनरली अपन देख कर भी समझ सकते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। लेकिन मान लीजिए आपको सिर्फ फैक्ट के बेस पे बताना है, तो मैंने आपको दो तरीके, ये वाला एंगल देखिए, ये कैसा है सर? ग्रेटर देन 180 डिग्री, दिख रहा है? 180 होता तो स्ट्रेट लाइन होती होगा, मुंह फटा जा रहा होगा, क्या हो गया? ग्रेटर देन। तो ऐसा एंगल जिसका बनता है उसको क्या कहते हैं अपन? कॉनकेव। समझ में आई बात? और एक बात और, इसमें डायगोनल जो होता है वो कहाँ पे रहता है सर? आउट। जैसे इसमें डायगोनल अगर आप बनाओगे तो कहाँ पे बनेगा? इनसाइड बनेगा। डायगोनल के लिए मैंने क्या तरीका बताया कि ए बी सी में अगर ए सी डायगोनल तो क्यों है? क्योंकि आपने कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ऐड करने के बजाय एक वर्टेक्स को छोड़ के दूसरे को ऐड किया। समझना इस चीज को। जैसे कि मैं बात करता हूं, यहाँ पे आपके कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स क्या होंगे? ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी हुआ, ये कॉन्जिक्यूटिव है लगातार। अगर आप ए से बी को ज्वाइन करोगे क्या मिलेगी? साइड। बी से सी को करोगे ज्वाइन, सी से डी को, और डी से ए को। तो साइड आपको पता रहती है, पहले से मालूम है। डायगोनल कैसे निकलता है? डायगोनल निकलता है लगातार ऐड मत करो, ए को पकड़ो तो बी को छोड़ दो, फिर सी को पकड़ लो, है ना? तो ए को पकड़ा तो बी को छोड़ दिया और सी को पकड़ लिया, तो सी को पकड़ेंगे तो ये डायगोनल तो कहाँ पे आया? इनसाइड, अंदर आया। ये क्या है? ये डॉटेड लाइन क्या है? ये आपका क्या है? डायगोनल। ये तो इनसाइड आया। और ये वाला डायगोनल कहाँ पे आया? तो ये वाला डायगोनल आप अगर देखेंगे, बी को पकड़ लिया, बी को छोड़ दिया, फिर किसको पकड़ना है? तो ये कहाँ पे बन रहा है सर? ये आउटसाइड बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल तो यहीं पे रह गया, ये बन रहा है इसके आउटसाइड। तो डायगोनल जो आपका कॉन्केव है उसकी एक और पहचान होती है कि डायगोनल आउटसाइड पाया जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, आपको ये चीज नहीं पढ़ना है, बस आपको टाइप पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है? सिर्फ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के टाइप हम बताएंगे आपको। स्क्वायर एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, सभी को मालूम है स्क्वायर कैसा होता है सर? ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है? रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, सारे के सारे एंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसमें भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टीज हैं सारी लिखी हुई हैं बेटा, तुम उसमें से पढ़ लेना, ठीक है? मैंने एक एक प्रॉपर्टी बड़े प्यार से लिखवाई है, समझना, उसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगी। तीसरा होता है सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बेटा थोड़ा सा क्या होता है, स्टाइल में खड़ा होता है, समझ गया ना? थोड़ा सा स्टाइल में खड़ा होगा। इसमें भी अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन डायगोनल इसमें इक्वल नहीं होते। बात समझ में आ गई सर?
पैरेललोग्राम के बाद में आपका आता है रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है सर? रोम्बस होता है आपका टेढ़ा स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं बोला करो। ये आपका रोम्बस हो गया, ये एंगल इसके इक्वल होगा और बेटा ये एंगल इसके इक्वल होगा, ए बी सी डी। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं अपन। रोम्बस हो गया, वर्टेक्स क्या? साइड। ये तो अपन को करवाना था ना, यहाँ तक हो गया था अपना। अब जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो क्या है? ट्रेपीजियम। ठीक है, डाली हेडिंग ट्रेपीजियम। अब आपको नोट करना है सर, तो ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम ये होता है, देखो शक्ल से देखने में कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है सर, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सर पैरेलल साइड्स है। कौन सी साइड से सर? मतलब ये वन पेयर ऑफ साइड्स इसमें क्या होती है सर? पैरेलल होती है, ये वाली साइड से। बताइए सर, ए बी किसके पैरेलल होगा? सी डी के पैरेलल। समझ में आया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसके अलावा इसमें प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं अपन, प्रॉपर्टीज। बेटा इसमें क्या होता है? डायगोनल इक्वल नहीं होती। क्या डायगोनल इक्वल दिख रहे हैं आपको? डायगोनल इक्वल नहीं होते, ना ही बाइसेक्ट करते हैं। बस इसमें एक ही प्रॉपर्टी होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे इस वाले डायग्राम में ए बी इज पैरेलल टू डी सी। समझ में आया? क्लियरली समझ में आ रहा है? इस डायग्राम में ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? डीसी के। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। सेकंड होता है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल and never bisect each other. Also diagonals are not equal, also they do not bisect each other. या तो इक्वल होते हैं ना ही बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है सर? तीसरा है, देखो डायगोनल दिख रहा है आपको, एसी का बीडी के बराबर दिख रहा है आपको? जरूरी नहीं है, ट्रेपेजियम में ऐसा जरूरी नहीं होता कि एसी जो है वो बीडी के बराबर हो। तब हो सकता है बराबर अगर एडी इज इक्वल टू बीसी दिया हो तो हो सकता है, लेकिन वो एक केस है जनरल। जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, जनरली डायगोनल इक्वल नहीं होते। जैसे पैरेललोग्राम है उसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, कभी भी नहीं होते। रेक्टेंगल है उसमें हमेशा होते हैं, स्क्वायर है हमेशा होते हैं इक्वल। ठीक है, स्क्वायर में रेक्टेंगल में सब में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, है ना? बिल्कुल करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को पता है। तो यहाँ पे भी एक बात फैक्ट पता है कि ये बाइसेक्ट नहीं करते। इक्वल एक केस में हो सकते हैं वाले केस कुछ, लेकिन जनरली इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, आल्सो दे डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है सर, देखिए जो आपका एंगल आपका बन रहा है ना, एंगल्स ऑन द सेम साइड, जैसे ये वाला एंगल है और एंगल डी, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसको अपन लिखेंगे एंगल्स formed on non-parallel sides angles formed on non-parallel sides are supplementary. जो नॉन पैरेलल साइड्स पे एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं।
इसका मैं कारण यहाँ साइड पे, इसका मैं मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो साइड में लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से भाई। एंगल ए और एंगल डी कितना, इसका सम कितना होगा? देखो क्यों? क्योंकि ये साइड अगर आप एक्सटेंड करोगे ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये अगर ए है ये बी है तो ये ए तो ये भी ए हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। समझ में आया? तो इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होता है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, इसी तरह से एंगल बी और एंगल सी बी क्या होता है, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी कितना होता है, समझ में आ गया? दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, सी प्रॉपर्टी तो गई ट्रेपेजियम। हेड मुन्ना पुत्र, यहाँ देख लो बेटा, शांत रहो, नहीं तो दंगे तनु। हेलो शाबाश शाबाश, जल्दी, वेरी गुड। अगली बार है ना, लड़कियों को वाले दिन चारों तरफ से घेर के लड़कियों बीच में बैठा, ठीक है? कन्हैया, चलो यहाँ पे ध्यान दो महाराज, यहाँ ध्यान देना, बातें करता ना उधर सब बंद हो जाएगी एक बार। ट्रेपेजियम हो गया सर, इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिए सर, काइट। नोट कर लिया, हटा दूं कैमरा? क्या हुआ, वीडियो क्लियर नहीं आ रही? बताया नहीं, ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज कैमरे में बोलो ना। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। आ रही है, पहले का होगा, वो बच्चों के खुद के इंटरनेट खराब हो जाते हैं फिर दोष लगाते हैं हमको। हम 150 MBPS का नेट लगा हुआ है, घर पे चला रहे 2G में। नहीं कभी कभी होता है, समझ में आती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है हमेशा। आज कितनी है भाई? ये आ गया सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है जो आपको करना है सर, वो है 6th पार्ट, दैट इज KIT, काइट मतलब पतंग। पता नहीं इसको काइट ही बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल का एक 4 टाइप और होता है जो रोम्बस से थोड़ा मैच करता है, बट ये थोड़ा सा अलग भी है, मतलब सारे में आपको जो दिखे होंगे ना उनसे ये अलग है, इसलिए मैं आपको इसको बना कर दिखाता हूँ बढ़िया। ये क्वाड्रिलेटरल, हाँ तो कभी तो काइट बोलते हैं। सुनिए सर, तो काइट की प्रॉपर्टीज लिखते हैं अपन। काइट की प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखो जरा, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, क्या अपोजिट है? नहीं है। क्या बोलेंगे अपन? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब जब होता है जब एक पॉइंट वो शेयर करते हैं, मतलब ये साइड ये दोनों क्या है?
एडजेसेंट, क्योंकि एक पॉइंट पे यहाँ पे आके वो मिल रही है, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। ये साइड और ये साइड क्या है, अपोजिट, कहीं पे नहीं मिल रही, लेकिन ये वाली साइड के अपोजिट ये अपन को दिख रही है। बात समझ में आ गई। तो टू पेयर्स ऑफ adjacent sides are equal। पैरेलल नहीं लिख देना, एडजेसेंट साइड कभी पैरेलल कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ए बी इज इक्वल टू ए डी। बात समझ में आई। ए डी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, और बी सी इज इक्वल टू डी सी, बी सी इज इक्वल टू। कोई प्रॉब्लम सर, क्लियर, समझ में आया। सेकेंड, ये बेटा एक डायगोनल है, इसको 90 डिग्री पे यहाँ पे बाइसेक्ट करता है, ये मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया, समझ में आ रही बात। ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल हो गया, बात समझ में आ रही है। तो ये वाले पॉइंट को अगर मैं नाम ओ दे दूं तो चल जाएगा आपका काम। तो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। अब इसको लिखेंगे कैसे, वन डायगोनल बाइसेक्ट दी अदर, बाइसेक्ट ईच अदर नहीं लिखा मैंने, क्या बोला, वन डायगोनल बाइसेक्ट दी अदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वन डायगोनल, हाँ लिख सकते हो वैसे इसके हिसाब से, लेकिन पेपर में अगर बताने को आ गई बाइसेक्ट दी यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइस, वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर। एक डायगोनल दूसरे का क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन में, दैट इज, इसका मतलब ये है कि AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की वजह से मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, देखो OB इज इक्वल टू एंड AO इज परपेंडिकुलर टू BD। AO OC दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब कुल मिला के 90 डिग्री बने, समझ गए। इसके अलावा इसमें और कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखती है। इसमें एक प्रॉपर्टी ये हो सकती है सर कि ये जो एंगल है उसका वो इसके इक्वल होता है। ये वाला एक क्वेश्चन आता है पता है, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे, ऐसा क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे, सर एंगल फाइंड करो सर। ये ऑनलाइन होती, भव्या तो है ऑनलाइन, बता। ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने मुझसे, उसमें देखो क्वेश्चन में बताते हैं, क्वेश्चन उसी से शुरुआत करते हैं, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन। आगे बढ़े सर। हो गया, नोट कर लिया। अब देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन पॉकेट से है, मतलब कहीं पे दिखेगा नहीं है आपको, हो सकता है दिख जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपको जनरली दिखाई नहीं देगा। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है सर, कोई प्रॉब्लम है, और इसके नीचे ये आपका एक और ट्राइंगल है, लेकिन ये इक्विलेटरल नहीं है। ये इक्विलेटरल हो गया।
समझ में आया सब? क्वेश्चन समझना, ये आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, ये ABC आपको दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसने बोला कि तीनों साइड इक्वल हैं, तो आप समझ गए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये वाली साइड जो वो इसके इक्वल है, तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें एंगल ABD फाइंड करना है। अकल लगाओ बेटा, मैंने तुम्हें लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाया ऑनलाइन, बैठे हुए इतने सारे, यस आवाज आ रही सर, है बेटा? आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है तो फिर बताओ जरा ये वाला एंगल कितना होगा? सर। ये वाला वाह, वेरी गुड। अब इसके आगे तो बता। सही है, गुड। किसका आया 110? कितनी भी बकवास करे लड़का पढ़ लेता, कोई बात नहीं, पर बातें करेगा तो पिटेगा, और अच्छा आंसर देगा तो अप्रिशिएशन भी मिलेगा, वेरी गुड, है ना? उसने अकल लगा ली, अब तुम लोग अकल नहीं लगा पाए। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो तीनों का सम कितना होगा? तो एक एंगल कितने का हुआ? क्लियर है? तो ये वाला, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ भाई साहब, ये वाला एंगल कितना हुआ? समझ गए? अब ये वाला आपको इसके इक्वल दिया है, तो इसको अगर मैं x मानूं तो ये वाला भी कितना हो गया, और ये कितना है? तो x प्लस 80 इक्वल टू कितना हुआ? 180। क्यों हुआ? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल कितना होता है? तो भाई 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 कितना आया? 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, दैट इज 50। तो x की वैल्यू 50 आ गई। मैंने क्या पूछा है? तो 60 प्लस 50 कितना आ गया? ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो? क्या है ये? हाइट है, दिख रही है? हाँ, हाइट है कि नहीं है? ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? देखो, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, राइट है? हाँ, तो काइट ऑप्शन इस तरह से कभी कभार दिख जाएगा, लगेगा नहीं काइट का है, क्योंकि अपन जनरली क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पता होना चाहिए इसलिए बता दिया आपको। क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज खोलिए, एक्सरसाइज 8.1 एग्जांपल्स आप लोगों का शिकार है, उनको आप कीजिएगा, क्वेश्चन हम उड़ाते हैं। आइए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? बेटा रेशियो क्या दिया है? रेशियो ऑफ एंगल्स ratio of angles of quadrilateral 3:5 to 9 to 13। कोई प्रॉब्लम? सर जब भी कोई चीज रेशियो में दी जाती है तो हमको गंदी आदत है एक्स मानने की उसको, तो ये आपका एंगल ए कितना हो गया? 3x। एंगल बी लेट, क्या करेंगे? लेट। एंगल बी कितना हो गया? 5x। एंगल सी कितना हो गया? एंगल डी कितना हो गया? अब मुझे बताइए इन चारों एंगल्स का सम कितना हुआ? एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम कितना आता है सर? 360 डिग्री आता है। तो अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करूंगा, मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हुआ, ए नहीं पता मुझे, बी भी नहीं पता, सी भी नहीं पता मुझे, डी भी नहीं पता,
बट मुझे मालूम है कि इन चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, सर 360 डिग्री हो तो गया, लेकिन अब अपन को इसको करके दिखाना पड़ेगा ना। तो सर एंगल ए कितना है 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। एंगल ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की और डी की, चारों की दीजिए, हमने चारों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इक्वल टू पे कितना है बेटा 180 मत रख देना गलती से, क्योंकि सबसे बड़ी गलती अब यही होने वाली है। क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल दोनों आया करेंगे, देखो ट्राइंगल दिख रहा है तो सम 180 डिग्री होगा, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है सम 360 डिग्री होगा। तो 3 5 और 3 8 9 8 17 30 कितना हो गया 30 हुआ ना, और ये 360। तो बताइए सर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अब x की वैल्यू अगर 12 आ चुकी है, आप क्या करेंगे, एंगल A इज इक्वल टू 3 इंटू 12 कितना आ गया 36। एंगल B इज इक्वल टू 5 इंटू 12 कितना आ गया 60। डिग्री लगाते जाइए, एंगल C इज इक्वल टू 9 इंटू 12 108। एंगल D इज इक्वल टू 13 इंटू 12 कितना आ गया 216 कहां से आ गया, ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट, पहला क्वेश्चन इजी समझ के, पूरे चैप्टर को इजी मत समझना, चैप्टर टफ है। आइए इसके एग्जांपल्स एक भी मत छोड़ना सर, छपे हुए आएंगे। सर जा रहे हैं सर, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या बेटा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बराबर है, तो अपन को क्या शो करना है कि वो क्या होगा, आगे बढ़े सर। जरूरत नहीं है डायग्राम, बस लेकिन लिखने का तरीका देख लो आप, जल्दी नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड सर,
अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आना शुरू होंगे, बहुत ध्यान से देखना। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। बेटा आपके अभी एग्जाम्स किस किसके चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं? चल रहे हैं, एक को खत्म हो जाएंगे ना। बेटा कुछ चीज पढ़नी हो तो बता दो। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सर। चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 2, 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। इफ द नहीं 8.1 क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो देखो बेटा गिवन क्या है, मान लीजिए मैं आपको एक सबसे पहले पैरेललोग्राम बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मुझे ये मालूम है कि पैरेललोग्राम दिया हुआ है मुझे, और उसमें एक चीज और दी है जो कि पैरेललोग्राम में वैसे होती नहीं है। क्या दिया गया है? डायगोनल्स इक्वल दिए गए हैं, पैरेललोग्राम में वैसे होते नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो आपको प्रूफ करना है। अब आ रहा है, देख रहे हैं? अब देखिएगा बेटा,